स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेय सेठ क्लासेस। तो हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, चैप्टर नंबर 2 ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसमें आज हमने एक नया टॉपिक पढ़ना है। टॉपिक है फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। जब मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया था कि फैक्टर इनकम कौन कौन सी होती है। बताया था आपको फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम अगर हम हाउस होल्ड के हिसाब से सोचे तो वो फैक्टर इनकम है, और अगर बिजनेस के हिसाब से सोचे तो वो फैक्टर पेमेंट है। फैक्टर इनकम चार थी: रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। ये चार फैक्टर इनकम होती है। फैक्टर इनकम बेसिकली वो इनकम हो गई जिसके बदले में हमें कुछ काम करना पड़ेगा, कोई फैक्टर सर्विसेज देनी पड़ेंगी, तो उसको बोलते हैं फैक्टर इनकम। और ट्रांसफर इनकम कौन सी इनकम होती है? वो इनकम जिसके बदले में हमें कोई काम नहीं करना पड़े, कोई सर्विस ना देनी पड़े, उसको हम बोलते हैं ट्रांसफर इनकम। एग्जाम्पल, ट्रांसफर इनकम का एग्जाम्पल होता है ओल्ड एज पेंशन। पॉकेट मनी जो आप लोगों को मिलती है, उसके बदले में आपको कोई काम नहीं करना पड़ता, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसफर इनकम। एक बार पेज नंबर 2.4 में हम रीड करते हैं बेटा। आपको देखो पेपर में ये 3 या 4 नंबर या 5 नंबर का आ सकता है, तो हम सीधा इसको डिफरेंस से करेंगे। अगर फैक्टर इनकम पूछा तो इसके 5 पॉइंट हैं, ट्रांसफर इनकम हो तो उसके भी हैं, और डिफरेंस भी प्रिपेयर हो जाएगा। पहले देखो फैक्टर इनकम। इट रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बाय रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस में जो उन्होंने फैक्टर सर्विसेज दी हैं, उसके बदले में जो इनकम मिली, दैट इज द फैक्टर इनकम। ट्रांसफर इनकम refers to income received without rendering any productive service in return। जिसके बदले में आपने कोई प्रोडक्टिव सर्विस नहीं दी, उसको हम बोलते हैं कौन सी इनकम? ट्रांसफर इनकम। समझ आ गया डिफरेंस मीनिंग का? पॉइंट नंबर 2, नेचर। देखो बेटा, फैक्टर सर्विसेज जो है, फैक्टर इनकम, ध्यान से समझना। मैं कोई फैक्टर सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, फैक्टर इनकम कमा रहा हूं, क्या वो हमारे देश की नेशनल इनकम में इंक्लूड होनी चाहिए? क्यों? क्योंकि मैंने प्रोडक्शन प्रोसेस में कंट्रीब्यूट किया है, मैंने जीडीपी में कुछ हिस्सा दिया है, चाहे वो गुड्स के फॉर्म में हो, चाहे वो सर्विस के फॉर्म में हो, तो हमारे देश की डोमेस्टिक इनकम बढ़ी है, तो वो इंक्लूड होगा डोमेस्टिक इनकम में भी और नेशनल इनकम में भी। पर अगर हम बात करें ट्रांसफर इनकम की, ट्रांसफर इनकम से ना तो हमारे देश की नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी और ना ही डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि उससे कोई भी हमारे देश का प्रोडक्शन नहीं हुई, ना तो गुड्स की प्रोडक्शन हुई और ना ही सर्विसेज की प्रोडक्शन। इज इट ओके? नेक्स्ट, द डिफरेंस इज फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। कौन से होते हैं बेटा फाइनल गुड्स? ओके, विच आर रेडी फॉर कंजम्पशन। और इंटरमीडिएट, बेसिक डिफरेंस क्या है? जिनके ऊपर अभी प्रोसेसिंग होनी बाकी है। आप एक जनरल लैंग्वेज में पढ़े। जो एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है? वो गुड्स फाइनल गुड्स होते हैं, 2 तरह के गुड्स, जो हम या तो कंजम्पशन के लिए रेडी है हमारे पास, या फिर हम उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या फिर हम उसमें इन्वेस्टमेंट। आप देखो, कंजम्पशन हमने कहा था इस यूनिट में 2 सेक्टर माने हमने, एक हाउस होल्ड और एक बिजनेस फर्म। हाउस होल्ड कहां पे फाइनल गुड्स किसको बोलती है? जो हाउस होल्ड कंज्यूम कर पाए। और बिजनेस फर्म किसको फाइनल गुड्स बोलेगी? जहां पे वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्ट कर रहे हैं लाइक मशीनरी। ठीक है, मशीनरी क्या है? फाइनल गुड्स है। ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होंगे? जो हम रीसेल के लिए खरीद रहे हैं, या फिर जो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होने वाले हैं, जो फाइनल गुड्स अभी नहीं बने, जो अभी इंटरमीडिएट है, यानी कि जिनके ऊपर अभी काम चल रहा है, उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है। तो कभी कभार बच्चे के पास देखो क्वेश्चन तो आएगा, ये तो कंफर्म है, आपको बताना होगा कि ये फाइनल गुड है या इंटरमीडिएट गुड है, विद रीजन बताना होगा। अब कंफ्यूजन आता है कि सर आपने कहा था कोई भी चीज जो अभी प्रोडक्शन में है वो इंटरमीडिएट होती है, तो क्वेश्चन दिमाग में आता है सर मशीनरी इंटरमीडिएट क्यों नहीं है, वो फाइनल क्यों है? मैंने क्या कहा? कोई भी चीज जो प्रोडक्शन में अभी चल रही है, जिसके ऊपर काम हो रहा है, जो प्रोडक्शन प्रोसेस का पार्ट है,
वो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं। मशीन तो कर रही, वो तो बना रही है, प्रोडक्शन में यूज हो रही है, तो प्रोडक्शन में तो यूज हो रही है। अब ध्यान से सुनना, बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में। वो प्रोडक्ट जो प्रोडक्शन प्रोसेस में अपनी आइडेंटिटी को लूज कर दे, दैट इज द इंटरमीडिएट गुड्स। जो प्रोडक्ट अपनी आइडेंटिटी को लूज ना करे वो फाइनल गुड्स। अब मशीनरी क्या प्रोडक्शन में खत्म हो जाएगी? मशीनरी तो वही रहेगी। जैसे हम कहते हैं आटा चक्की से आप गेहूं को पीस के आटा बना रहे हैं, तो जो गेहूं था वो तो इंटरमीडिएट हो गया, क्योंकि अब उससे आटा बन जाएगा और उसकी आइडेंटिटी लूज हो जाएगी। और अगर हम आटा चक्की की बात करें, वो भी प्रोडक्शन कर रही है पर उसकी आइडेंटिटी रहेगी, उसकी आइडेंटिटी लूज नहीं होगी, देयरफॉर इट इज अ फाइनल गुड। समझ आ गई बात? दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस। एक बार नेक्स्ट पेज पे आओ, 2.7 पे डिफरेंस दिया हुआ है फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। हम सीधा डिफरेंस से याद करेंगे, ठीक है? देखो क्या लिखते हैं, फाइनल गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड आइदर फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट। इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड आइदर फॉर रीसेल और फॉर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर। उसी साल में प्रोडक्शन में यूज हो जाए तो वो इंटरमीडिएट कहलाएंगे। अगर वो उस साल प्रोडक्शन में यूज नहीं हो रहे तो हम उसको इंटरमीडिएट नहीं बोलेंगे, उसको हम फाइनल गुड्स में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर लेंगे। ध्यान से समझना ऐसा क्यों लिखा है। उन्होंने कहा कि कोई गुड्स आपने आज खरीदे और आप उसे क्या करने वाले हैं, उससे आपने कह दिया कि सर ये मेरा इंटरमीडिएट है, मैं इससे प्रोडक्शन करके फाइनल गुड्स बनाऊंगा। ठीक है, हमने उसको इंटरमीडिएट मान लिया। पर अगर वो गुड्स आपने एक साल के अंदर अंदर, तो फाइनल गुड्स वो गुड्स थे आपको जो बताया जो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते। इसमें हम पॉइंट पढ़ रहे थे कि इंटरमीडिएट गुड्स सेम ईयर में यूज होना जरूरी है। अगर वो सेम ईयर में यूज नहीं हो रहे तो वो फाइनल गुड्स बन जाते हैं। ऐसा क्यों लिखा है ध्यान से समझना। मैंने कोई कमोडिटी खरीदी और मैंने कहा कि मैं इसको या तो बेचूंगा या इससे प्रोडक्शन करूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कपड़ा खरीदा, क्लोथ खरीदा, मैं क्लोथ मर्चेंट हूं, अगर मैं उसको बेच रहा हूं तो मेरे लिए इंटरमीडिएट है। समझ रहे हो? इंटरमीडिएट की दो डेफिनेशन थी ना, या तो सेल करने के लिए खरीदा या फिर प्रोडक्शन, फर्दर प्रोडक्शन के लिए खरीदा। मैंने कपड़ा खरीदा, ना तो मैंने उसे बेचा एक साल तक, ठीक है, ना मैंने उसे प्रोडक्शन में यूज करा, मेरे पास ही पड़ा है। उन्होंने कहा एक साल से ज्यादा रखा हुआ है, यस इट विल बी ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड इनटू फाइनल गुड्स। रीजन क्यों कर रहे हैं सर ऐसा, ध्यान से समझना। यहाँ पे इकोनॉमिक्स में इसका कोई रीजन लिखा नहीं है, पर प्रैक्टिकल रीजन ये है। देखो हमारे देश की नेशनल इनकम में अभी हमने पढ़ा इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं किया जाता, फाइनल गुड्स को इंक्लूड किया जाता है देश की नेशनल इनकम में। आपने कोई गुड्स खरीद लिए ये कहते हुए कि मैं इसको अभी यूज करूंगा, एक साल बीत गया आपने यूज नहीं किया, क्या गवर्नमेंट हर एक बंदे को चेक कर सकती है कि आपने यूज नहीं किया? तो गवर्नमेंट मानती है कि एक साल के अंदर अंदर आपने उसे यूज कर लिया होगा, हम उसे फाइनल गुड्स मान के देश की नेशनल इनकम में इंक्लूड करके आपसे टैक्स ले लेंगे। लोग ऐसा क्यों करते हैं? जान के टैक्स बचाने के लिए, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स तो इनकम में इंक्लूड नहीं होते, और कोई चीज अगर आपकी इनकम में इंक्लूड नहीं हो रही तो उसमें तो टैक्स देना ही नहीं है। टैक्स किस पे लगता है? इनकम पे, और वो इनकम ही नहीं है क्योंकि इंटरमीडिएट को नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम का पार्ट ही नहीं मानते। अब वो इनकम नहीं है तो उस पर टैक्स नहीं देना। तो गवर्नमेंट कह रही है ठीक है आपने ले लिया, एक साल का समय है, क्योंकि कोई भी इंसान अगर कोई गुड्स खरीद रहा है बेचने के लिए या प्रोडक्शन के लिए, वो एक साल के अंदर अंदर उसे यूज कर लेता है नॉर्मल सिचुएशन में। नहीं यूज कर रहा है इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है, इट विल ऑटोमेटिकली बी कंसिडर्ड एज फाइनल गुड्स। समझ आ गई बात भैया? हाँ जी। अगर उन्होंने यूज कर लिया होगा फिर गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा? बेटा वो कह रहे ना, अगर उसने बता दिया तो बहुत अच्छा है, नहीं बताया तो एक साल बाद तो ऑटोमेटिकली फाइनल गुड्स में मान लेंगे ना बताओ। ठीक है, तो ये तभी तो रूल बनाया, बिल तो कटेगी बाद में बनाऊंगा। नेचर क्या है देखो, फाइनल गुड्स दे आर इंक्लूडेड इन बोथ नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। इंटरमीडिएट गुड्स दे आर नाइदर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम नॉर इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक इनकम। वैल्यू एडिशन देखो बेटा, फाइनल गुड्स दे आर रेडी फॉर यूज बाय द फाइनल यूजर्स, दैट इज नो वैल्यू हैज बीन एडेड टू द
फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स की वैल्यू में कोई एडिशन नहीं होता क्योंकि वो रेडी फॉर यूज है, उसमें और काम होना बाकी है या नहीं है? नहीं है, तो उसमें कोई वैल्यू एडिशन यानी कि और इंक्रीज नहीं होगा। और अगर हम बात करें इंटरमीडिएट गुड्स, क्या उसमें वैल्यू एडिशन होता है? यस सर। वैल्यू एडिशन मींस उसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी जितनी उसके ऊपर प्रोसेसिंग होती रहेगी। लास्ट क्या लिखा है? प्रोडक्शन बाउंड्री। फाइनल गुड्स कौन से होते हैं? जो प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर आ जाते हैं। प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर कौन से गुड्स होंगे? इंटरमीडिएट। तो they are out of the, they have crossed the production boundary and they are still within the production boundary. प्रोडक्शन बाउंड्री समझ रहे हो? जिसके ऊपर प्रोसेसिंग अभी तक चल रही है वो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर। अगर हम बात करें, इधर देखो बेटा, फार्मर ने कॉटन ग्रो करी, कॉटन ग्रो करी, उसकी कॉस्ट आई सपोज 0। उसने कॉटन को साफ करके किसको बेचा होगा? थ्रेड मैन्युफैक्चरर को, कि वो उससे क्या बनाएगा? धागा बनाएगा कॉटन का। थ्रेड मैन्युफैक्चरर ने टेक्सटाइल वाले को बेचा होगा, और टेक्सटाइल वाले ने शर्ट मैन्युफैक्चरर को बेचा होगा, और शर्ट मैन्युफैक्चरर ने कस्टमर को बेचा होगा। तो अगर हम बात करें यहां से लेके और यहां तक की, दिस इज प्रोडक्शन बाउंड्री। जब तक वो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है, जब तक उसके ऊपर प्रोसेसिंग चल रही है, इट विल बी इंटरमीडिएट गुड्स, एंड व्हेन इट इज आउट ऑफ द प्रोडक्शन बाउंड्री इट इज द फाइनल गुड्स। ठीक है? फॉर एग्जांपल फाइनल गुड्स, एग्जांपल मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड फॉर कंजम्पशन, और उधर मिल्क यूज बाय डेयरी शॉप फॉर रीसेल, वो सब उसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। बेटा बेसिक डिफरेंस अगर कोई कहे कि कौन सा प्रोडक्ट फाइनल है कौन सा इंटरमीडिएट है, डिपेंड करता है कि उसको यूज कैसे किया जा रहा है। एक ही प्रोडक्ट फाइनल हो सकता है और वही इंटरमीडिएट हो सकता है। कब? अगर उसे हाउस होल्ड ने खरीद लिया तो वो क्या बन जाएगा? फाइनल। अगर उसे शॉपकीपर ने खरीद लिया फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन तो वो क्या बन जाएगा? इंटरमीडिएट गुड्स। तो आपको वहां पे क्लासिफाई करने को आएगा, डेफिनेशन नहीं आएगी। आपको सोचना है कि वो खरीदा किसने। अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप दोनों आंसर लिख के आएंगे। इट विल बी इंटरमीडिएट इफ इट इज परचेज बाय दिस पर्सन, इट विल बी अ फाइनल गुड्स इफ इट इज परचेज बाय, क्योंकि वो जान के ऐसा क्वेश्चन देंगे, शुगर परचेज्ड whether it is final or intermediate, तो आप कहेंगे if it is purchased by household for self consumption it will be a final goods, and if it is purchased by shopkeeper for manufacturing sweets or for further resale it will be treated as intermediate goods। तो आपको आंसर उस हिसाब से अपना लिखना, ठीक है? जैसे आंसर आएंगे। चलो बाकी आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय।